हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? तो स्वागत है एक बार फिर आपके हमारे चैनल में। और दोस्तों, बड़े लंबे अरसे के बाद हम मिल रहे हैं। ओके, तो इस बार हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज का नाम रहेगा राजनीतिक विज्ञान की जो जितने भी विचारक रहे हैं, भारतीय विचारक, पहले वो हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अधिकतर एग्जामों में इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम अजय राठौर है और हम मिल करके एक अच्छा टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है? तो बिना देर करे अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। ठीक है? तो दोस्तों, कौटिल्य। कौटिल्य आपको पता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महान चिंतनकर्ता भी रहे हैं और एक अच्छे प्रधानमंत्री भी साबित हुए हैं और गुरु के रूप में भी ये रहे हैं और साथ ही साथ इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में एक अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। ठीक है? तो भारतीय प्राचीन राजनीतिक परंपरा में है, उसमें कौटिल्य का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है दोस्तों। ठीक है? इनका जो जन्म है वो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में माना जाता है और जो आर्यावर्त नगरी है, जैसे कि जो मगध साम्राज्य था, उसको वैभव संपन्न बनाने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था दोस्तों, क्योंकि ये अधिकतर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि किसका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, तो वो कौटिल्य ही थे। ठीक है? पाटलिपुत्र के जो नंद राजा थे, जिनका नाम था घनानंद, घनानंद ने एक बार क्या किया दोस्तों, कि कौटिल्य को भरे दरबार में अपमानित किया, है ना? इन्हें अपमानित किया और इन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया। तो उसी समय इन्होंने क्रुद्ध होकर के, अर्थात ये क्रोध से भर गए और इन्होंने प्रण दिया और प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं इस मगध साम्राज्य पर नंद वंश का समाप्त नहीं कर देता और इसके स्थान पर एक ऐसे शासक का नहीं बैठा देता जो योग्य हो और जो अपने साम्राज्य की रक्षा कर सके और जिसकी प्रजा बहुत ही खुश रहे। ठीक है? तो इन्होंने प्रतिज्ञा ली और प्रतिज्ञा लेकर के इन्होंने मगध से बाहर चले गए। फिर क्या हुआ दोस्तों, कि एक लड़का मिला इनको जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और उसको लेकर के तक्षशिला गए, जहां इन्होंने उसे शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षाएं दी और फिर इसी चंद्रगुप्त के माध्यम से उन्होंने नंद वंश का जो है नाश किया और एक महान साम्राज्य जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और खुद प्रधानमंत्री बने। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? वो कौटिल्य ही थे। ठीक है दोस्तों? इनकी रचना आपको पता ही है, अर्थशास्त्र है और इसका हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आज कि कैसी रचना थी ये। तो जो अर्थशास्त्र है दोस्तों, ये गद्य और पद्य दोनों की मिश्रित रचनाएं हैं, है ना? मतलब गद्य और पद्य दोनों में इनकी रचना की गई। अर्थात आपको पता ही है कि जो गद्य और पद्य की मिश्रित रचना हिंदी में चंपू काव्य कहलाती है, उसी प्रकार की रचना थी दोस्तों, है ना? इसमें 15 अधिकरण थे, 15 अधिकरण और 150 अध्याय, मतलब 150 अध्याय और 180 प्रकरण थे। ठीक है? 180 क्या थे? प्रकरण थे। पहले 5 अधिकरणों में राज्य के जो आंतरिक प्रशासन है, जो राज्य में आंतरिक प्रशासन अर्थात जो राज्य है मगध साम्राज्य, उसके अंतर्गत जो कुछ भी क्रियाकलाप होते हैं, शासन किस प्रकार से होता है ना? सारे राजा और उसके मंत्री किस प्रकार से सारी गतिविधियां करते हैं, प्रजा के ऊपर किस प्रकार का शासन किया जाता है, ठीक है? उस सारे बारे में उसके बारे में क्या है? चर्चा की गई है। ठीक है? शुरुआत के जो 5 अधिकरण हैं और जो बाद के हैं 6 से 13 तक अधिकरण, उसमें वैदेशिक संबंधों के बारे में विवेचना की गई है। अर्थात जो मगध साम्राज्य के अन्य राज्यों के साथ, जैसे कि यूनान हुआ, मिस्र हुआ, आदि के साथ कैसे संबंध रहे, इसके बारे में चर्चाएं की गई है। ठीक है? अर्थशास्त्र है दोस्तों, ठीक है? इसमें जो सरकार के 34 भागों के बारे में उल्लेख किया गया है। सरकार के कितने भाग है? 34 भाग हैं। ठीक है? अर्थशास्त्र के चिंतन की जो परंपरा है वह बृहस्पति जो है, बृहस्पति के अर्थशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं और इस धरती पर, मतलब किसके अनुसार? बृहस्पति के अनुसार इस धरती पर अर्थ ही प्रधान है, मतलब कि सब कुछ अर्थ ही है ना? बिना अर्थ के कुछ भी संभव नहीं है। क्या बताया इन्होंने? कि सब कुछ क्या है दोस्तों? अर्थ है ना? बिना अर्थ के कुछ भी संभव नहीं है। ये किसने बताया है? तो ये कौटिल्य ने बताया है। ठीक है? आगे हम चलते हैं। तो कौटिल्य द्वारा जो प्रतिपादित जो अर्थशास्त्र है में अर्थ प्रधान चिंतन का प्रतिनिधित्व किया है, मतलब कि बिना अर्थ के कुछ भी नहीं हो सकता। आपको भी पता है दोस्तों, किसी भी देश की संपन्नता का पता अर्थ से ही लगाया जाता है। अर्थात बिना अर्थ के ना तो कोई शासन बेहतर हो पाता है, नहीं उस शासन में प्रजा खुश हो पाती है। तो अर्थ को ही प्रधान बनाया गया है।
परंतु सत्यता ये है दोस्तों कि जो कौटिल्य जो रचित अर्थशास्त्र है वह मुख्य रूप से शासन और राजनीति विज्ञान से संबंधित विषय है। ठीक है, धर्म व काम की जो उपलब्धि है इसी अर्थ पर है, मतलब कि जो धर्म और काम जो हमारे पुरुषार्थ हैं, है ना, चार पुरुषार्थ है हमारे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसमें जो धर्म और काम का जो मेन अर्थ है वो क्या है, अर्थ पर ही आधारित होता है। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार अर्थ का जो अभिप्राय हुआ क्या है, मनुष्य से बसी भूमि से। तो इन्होंने जो अर्थ का अभिप्राय क्या बताया, तो ये सेंटेंस पूछा जाता है एग्जाम में अधिकतर कि किसके अनुसार मनुष्य से बसी भूमि से है, किसका संबंध है अर्थ का संबंध, तो कौटिल्य के अनुसार है मनुष्य से बसी भूमि से। ठीक है, आगे हम चलते हैं, धर्म व काम की जो उपलब्धि है इसी अर्थ पर आधारित है। ओके, ये तो बात हम कर चुके हैं। आगे हम चलते हैं, अर्थशास्त्र का वर्णन, मनुष्य से बसी भूमि का लाभ, उसके पालन करने वाले उपायों का भी वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र जो है राजनीति शास्त्र पर लिखी गई रचना है। देखो यहाँ पर ये सेंटेंस आ गया है, तो अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किस विषय के अंतर्गत किताब है, तो ये राजनीति शास्त्र का विषय है। ठीक है, अगला, अर्थशास्त्र मूलतः प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है, मतलब कि इसी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम देश में शासन कैसा होना चाहिए, राज्य में शासन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में विस्तृत से बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, जो अर्थशास्त्र की परंपरा है वह कैसी है। तो पश्चिमी विचारकों ने भारतीय चिंतन की आलोचना करते हुए कहा कि भारत में जो राजनीति और आर्थिक चिंतन के बजाय धार्मिक एवं आध्यात्मिक चिंतन पर ज्यादा बल दिया गया है। ये जो प्राचीन विचारक है जैसे कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और बाकी जितने भी बात के शासन जो विचारक रहे, जैसे ग्रामसी रहे, है ना, रोल्स रहे, लॉस्की रहे और कार्ल मार्क्स रहे, सॉरी लोस्की रहे और बाकी जितने भी बाद में आए, रोल्स वगैरह। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो भारतीय जो परंपरा, जो भारतीय का चिंतन है वो मुख्य रूप से किस पर आधारित है, वह राजनीतिक और आर्थिक न हो करके वह मुख्य रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक है। ठीक है, अर्थशास्त्र की परंपरा इसके विरुद्ध है, मतलब कि वो मानते हैं कि जो अर्थशास्त्र है उसकी परंपरा क्या है, इसके विरुद्ध है, जिसमें भौतिकवादी पंथ निरपेक्ष प्रवृत्ति प्रभावी है। आगे चलते हैं हम, अर्थशास्त्र पश्चिमी विचारक मैकियावेली की भांति शासन कला पर लिखी गई एक रचना है। तो पहले जो पश्चिमी जो विचारक है कौन, मैकियावेली, उन्होंने भी शासन जो कला है कैसी होनी चाहिए उसके बारे में अपनी पुस्तक लिखी और उसी की भांति अर्थशास्त्र भी एक ग्रंथ है। ठीक है, लेकिन कौटिल्य ने ज्ञान के चार वृहद रूपों को परिभाषित किया। उन्होंने बताया कि ज्ञान के चार रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं ज्ञान के, चार रूप। और वो चार रूप कौन कौन से हैं, तो वो आपके सामने है। पहला है आन्वीक्षिका, आन्वीक्षिकी, इसका अर्थ होता है दर्शन और योग की चर्चा की गई है। जो आन्वीक्षिकी है जो ज्ञान का ग्रंथ, इसके अंतर्गत किसकी, जो दर्शन होता है, जो योग होता है, उसके बारे में चर्चा की गई, उसके बारे में बात की गई है। और एक है त्रयी, त्रयी का अर्थ क्या होता है, त्रयी का अर्थ बताया उन्होंने कि सामाजिक व्यवस्था, अर्थात सामाजिक व्यवस्था किससे, तो चार वर्णाश्रम, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य वो, और चार पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और चार आश्रम जिसके अंतर्गत जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, एक ब्रह्मचर्य आश्रम के अलावा कौन सा होता है, तो गृहस्थ आश्रम होता है, संन्यास आश्रम होता है, फिर वानप्रस्थ आश्रम होता है, चार आश्रम होते हैं। ठीक है, अगला है वार्ता। अब वार्ता का यहाँ पर क्या अर्थ है दोस्तों, तो वार्ता का यहाँ पर अर्थ है ज्ञान की तीसरी परंपरा, जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन जैसे विषय को महत्व दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, दंड नीति। दंड नीति में आपको पता ही है किसके अंतर्गत, तो शासन कला, जिसमें विदेशी नीति कैसी होनी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय संबंध हमारे कैसे होने चाहिए, कूटनीति, कूटनीति जो है कैसे होनी चाहिए, जो हमारे जो राष्ट्र की संप्रभुता है उसकी रक्षा कर सके, गुप्तचर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, पुलिस जो बल है उसका प्रयोग कैसे होना चाहिए, सारी बातों का क्या है कि उल्लेख किया गया है। किस नीति में किया गया, दंड नीति में किया गया है। ठीक है, अब आगे चल करके जो कौटिल्य है वो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं। किसके, राज्य की उत्पत्ति का। तो इसके अंतर्गत जो है कौटिल्य बताते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी गई है, वो मत्स्य न्याय, तो एक ग्रंथ है मत्स्य न्याय, इसके अंतर्गत मानी गई। ठीक है, किसकी उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति। और बाद में कौटिल्य ने बताया कि जो राज्य की उत्पत्ति का आधार है समझौता, है ना, राज्य की उत्पत्ति का आधार क्या माना इन्होंने, इन्होंने समझौते को ही क्या माना, राज्य का आधार, अर्थात जो शोषित होते हैं, मतलब जिन पर शासन किया जाता है, और एक होते हैं एक शासित होते हैं, एक शासक होता है। तो शासक जो होता है अर्थात राजा, और उसकी जो मंत्री परिषद होती है वो, और जो जनता होती है प्रजा, वो दोनों क्या करते हैं, समझौता करते हैं और फिर राज्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अर्थात अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, और वो अपनी शक्ति किसको प्रयोग हेतु दे देते हैं, राजा और उसकी मंत्रिपरिषद को। तो अर्थात समझौते के तहत मानी जाती है। मत्स्य न्याय में
जो शक्तिशाली मानव है वह दुर्बल मानव में संघर्ष माना जाता है। तो जो शक्तिशाली मानव है वह जो दुर्बल मानव है वह आपस में क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। ठीक है दोस्तों, दंड व्यवस्था लागू करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई। और इन्होंने कहा कि रियल में जो राज्य की उत्पत्ति का मेन मुख्य कारण क्या था, दंड की व्यवस्था। और दंड की व्यवस्था का अर्थ क्या है कि शासन सुचारू रूप से चले, लोगों का कल्याण हो, अर्थात जो भी गलत गलत जो संगतियां हैं या जो द्वेष भावनाएं या जो राज्य में जितनी भी अराजकता है उसके सारे दोष या समस्याओं का क्या हो जाए, निदान हो जाए। आगे चल करके मनुष्य ने आपस में समझौता करके विश्वमान के पुत्र अर्थात कौन, मनु, मनु को अपना राजा बनाया। किसे बनाया, मनु को अपना राजा बनाया। लोगों के अनाज का उपज, जो अनाज का कितना, अनाज का उपज का जो 6% है वह, तथा व्यापार का 10% भाग, भाग मतलब होता टैक्स, राजा के लिए देने का निश्चय किया, जिसके बदले राजा उनकी रक्षा कर सके। कौन उनकी रक्षा कर सके, तो जो राजा है उनकी रक्षा कर सके। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर। तो कौटिल्य ने राज्य के 7 सिद्धांत दिए। ठीक है, अर्थात जो हमारे शरीर के अंग हैं, है ना, उसके अनुसार उन्हें राज्य के 7 अंग बताए। किसके अंग, 7 अंग बताए, तो राज्य के उन्होंने क्या, 7 अंग बताए। परंतु वर्तमान समय में इन 7 में से केवल 4 जो तत्व हैं उन्हीं को मुख्य प्रधानता दी गई है। जो आधुनिक समय, अभी वर्तमान समय में तो राज्य के कितने हैं, तो 4 तत्व माने गए हैं। ठीक है, तो कौटिल्य ने जो शरीर के हमारे अंग होते हैं, है ना, जैसे हमारा सिर होता है, हमारे हाथ पैर होते हैं, हमारी भुजाएं होती है, हमारे पैर होते हैं, हमारा उदर जो होता है, वो सब उनको उनको मान करके राज्य के 7 अंग बताए हैं। ठीक है, मस्तिष्क जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मस्तिष्क ही सारी योजनाओं का मुख्य कर्ता धर्ता होता है और मस्तिष्क से ही सारी बातों का निदान होता है। ठीक है, वो सारी बातें। उसी तरह राज्य में भी राजा या स्वामी जो होता है, राजा या स्वामी सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह कौटिल्य ने राज्य के विभिन्न अंगों का महत्वपूर्ण रेखांकन किया है। सबसे पहले उन्होंने रखा सबसे ऊपर किसको, तो स्वामी को रखा। किसको रखा दोस्तों, स्वामी को। ठीक है, अब स्वामी को किससे तुलना की गई, जो स्वामी शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से और जो बौद्धिक रूप से क्या होता है, युक्त होता है, मतलब उसमें सारे गुण विद्यमान होते हैं, वही स्वामी या राजा कहलाने लायक होता है। तो अर्थात राजा के पद पर वही व्यक्ति क्या हो सकता है, आश्रित हो सकता है। और इसके ये किससे संज्ञा दी गई है, तो ये मस्तिष्क से दी गई है, जिसे कौटिल्य ने आत्मसम्मत की संज्ञा दी। कौटिल्य ने किसकी संज्ञा दी, इसे आत्मसम्मत की संज्ञा दी। दोस्तों किसकी संज्ञा दी, आत्मसम्मत की क्या दी, संज्ञा दी। ठीक है, आगे कौटिल्य ने राजा के लिए दिनचर्या का निर्धारण भी किया कि पूरे दिन राजा क्या क्या गतिविधियां करेगा, वो कैसे काम करेगा और किस प्रकार से वो प्रजा का संचालन करेगा, सभा में वो किस समय पर आएगा और सभा से किस समय पर वो जाएगा, किन किन व्यक्तियों से वो किस समय मिलेगा, सारी बातों का चर्चा उन्होंने किया है। ठीक है, उसने राजा के गुणों को महत्वपूर्ण मानते हुए उत्तराधिकार के संदर्भ में स्पष्ट कहा कि राजपद का उत्तराधिकारी वही व्यक्ति होगा जो राज्योचित गुणों व योग्यता को धारण करता हो। अर्थात उसमें राज्य चलाने के गुण होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, वही व्यक्ति राजा का उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है, आगे राजा के उन्होंने कर्तव्य बताए। तो पहला कर्तव्य बताया उन्होंने, प्रजाजनों का कल्याण, है ना, कल्याणकार मतलब कि प्रजाजन जो होते हैं, प्रजा जो होती है, जो जनता होती है, उनका क्या करना, कल्याण करना, उनके लिए सिंचाई सुविधा का उपलब्ध कराना, उनसे अत्यधिक मात्रा में टैक्स न वसूलना। ठीक है, और उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, उनके लिए शिक्षा के संस्थान आदि विभिन्न गतिविधियों का क्या करना, निर्धारण करना। और जो राज्य में चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट जैसी जो समस्याएं है ना, उन समस्याओं का भी निदान करना, उनको रोकथाम करना, ये सारा काम। प्रजाजनों को कर्तव्य पालन की सीख देना। अब ये तो हो गया कि कल्याण करना, अब प्रजा के क्या कर्तव्य रहेंगे, जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल 21 जो है, सॉरी 51 का जो, जिसमें 11 मूल मूल कर्तव्य दे रखे हैं, उसी प्रकार से इन्होंने प्रजाजन के बहुत सारे कर्तव्य बताए। ठीक है दोस्तों, अगला संयम बरतना व प्रजाजनों को प्रसन्न करना, अर्थात संयम से रहना मतलब कि शांत बुद्धि का रहना और धैर्य रखना, साथ ही साथ प्रजा जो है वो कैसे खुश रह सकती है राजा से, राज्य में उनकी खुशी का निर्धारण करना और उनकी जो भी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं, उनको पूरा करना। अगले कार्य उनका कर्तव्य बताया राजा का, वही विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक व अन्य कर्तव्य भी इन्होंने बताए। विधायी अर्थात राज्य के लिए अच्छे कानूनों का निर्माण करना, राज्य के लिए उन कानूनों को सही से लागू करना, वो प्रशासनिक में आता है। और न्यायिक अर्थात न्याय करना, प्रजा के हित के लिए न्याय करना, प्रजा के साथ न्याय का जैसा व्यवहार करना, आदि सभी कर्तव्य बता रखे हैं। ठीक है, अगला है अमात्य। तो दोस्तों इसको हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम पूरा पढ़ेंगे, जितना हो सकता है जितना डिटेल
वो सारा कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।